पुस्तक में से पाठ 1 पढ़ेंगे, भाषा, लिपि और व्याकरण। सबसे पहले भाषा की बात करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि आदिकाल में मनुष्य के पास अपनी बात दूसरों को समझाने के लिए शब्द नहीं थे। वह संकेतों का और आवाज़ों के सहारा लेकर आवाज़ों के माध्यम से अपनी बात दूसरों को समझाता था। धीरे धीरे उसकी समझ बढ़ती गई। अपनी बात कहने के लिए उसने कुछ ध्वनियाँ निश्चित की, जिसके माध्यम से वो अपनी बात लोगों को समझाता था। इस तरह हम कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है। आगे हैं आपके भाषा के रूप। भाषा के 2 रूप माने जाते हैं, मौखिक भाषा तथा लिखित भाषा। भाषा के इन दोनों रूपों में से सबसे पहले हम बात करेंगे मौखिक भाषा की। मौखिक भाषा वह भाषा है जिसमें बोलकर समझाया जाता है और सुनकर समझा जाता है। कोई व्यक्ति बोलता है और दूसरा समझता है, तो भाषा का ये रूप मौखिक भाषा कहलाता है। इसके लिए उदाहरण के तौर पर जैसे नेता ने अध्यापिका से प्रश्न पूछा या फिर नेताजी ने भाषण दिया, तो एक ने बोला, दूसरे ने समझा। इस तरह ये मौखिक भाषा हो गई जो बोलकर और सुनकर समझी गई। भाषा का जो दूसरा रूप है वह है लिखित भाषा। जब हम जैसे कॉपी में, किताब में लिखा हुआ है, समाचार पत्र में लिखा हुआ है, उसे पढ़ते हैं, फिर दूसरों को बताते हैं। इस तरह पढ़कर या लिखकर जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जिस तरह आपने अपने भावों को, विचारों को एक अनुच्छेद के रूप में लिखा, एक निबंध के रूप में लिखा और किसी दूसरे ने पढ़ा या आपने पढ़ा, तो वह लिखित भाषा कहलाई। जिस तरह महीप निबंध लिख रहा है, मानसी ने मामा जी का पत्र पढ़ा। तो भाषा के अन्य रूप भी हैं। भाषा के अन्य 4 रूप माने जाते हैं। सबसे पहले मातृभाषा आता है नंबर 1 पर। मातृभाषा वह भाषा जो बच्चा अपने बचपन में अपने परिवार में अपनी माँ से सीखता है, उसे उस बच्चे के द्वारा बोली जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है। और दूसरी भाषा है संपर्क भाषा। जैसे हम भारत में अलग अलग राज्य हैं, तो जहाँ हर एक राज्य की अलग अलग भाषा है। हम अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों आपस में जब संपर्क में के लिए करते हैं, उसे संपर्क भाषा कहते हैं। जैसे हमें पंजाबी आती है, हरियाणा वाले को हरियाणवी आती है, गुजरात वाले को गुजराती आती है। पर जब ये तीनों राज्यों के लोग आपस में मिलेंगे तो एक ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे जो तीनों लोगों को समझ में आएगी, वह है हिंदी। तो भारत की संपर्क भाषा हिंदी है। चौथे स्थान पर आती है आपकी राजभाषा। राजभाषा सरकार के जितने भी कार्यालय हैं उनमें कामकाज के लिए जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे राजभाषा कहते हैं। और हिंदी को 14 सितंबर 1949 को जब भारतीय संविधान हमारा लागू हुआ, तो उसमें हिंदी को राष्ट्रीय राजभाषा के रूप में घोषित किया गया। तो उस दिन से लेकर हम 14 सितंबर को राजभाषा के रूप में, हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारे चौथे अन्य रूप में भाषा का जो चौथा रूप है वो है मानक भाषा। मानक यानी जो मान्य हो। हिंदी भाषा का क्षेत्र बहुत व्यापक है। यहाँ पर बहुत सी बोलियाँ बोली जाती हैं, बहुत सी उपभाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन ऐसे वर्णों और शब्दों के कितने प्रचलित रूप हो गए हैं, और इन रूपों को एक रूपता देने के लिए, इनमें एक रूपता बनाने के लिए जिस रूप को पूर्णता मान्यता दी गई है उसे मानक भाषा कहते हैं। तो इस तरह भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को भाषा के रूप में विशेष मान्यता दी गई है। जैसे असमिया, ओडिया, उर्दू, कन्नड़, पंजाबी, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, मलयालम, मैथिली, मराठी, मणिपुरी, बोडो, बांग्ला,
संथाली, संस्कृत, सिंधी, हिंदी। तो ये 22 भाषाएं हैं जिनको भारतीय संविधान ने में मान्यता दी गई है एक भाषा के रूप में। भाषा के बाद हम बात करेंगे लिपि की। लिपि का अर्थ है लीपना। जिस तरह आप जानते हैं कि पहले धीरे धीरे मनुष्य के पास शब्द आए, उसने बोलना शुरू किया, फिर उसके मन में विचार आया कि जो वो बोलता है उसे लिखित रूप दे। तो लिखित रूप देने के लिए मनुष्य ने कुछ चिन्ह बनाए। उन चिन्हों को लिपि कहा जाने लगा। यदि हम इसकी परिभाषा देंगे लिपि की, तो वो इस तरह होगी: भाषा के मौखिक रूप को लिखकर प्रकट करने के लिए जिन निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह लिपि कहलाता है। इस तरह उच्चारित ध्वनियों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। इस तरह उच्चारित ध्वनियों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी है, पंजाबी की गुरमुखी, अंग्रेजी की रोमन, उर्दू की अरबी फारसी। आगे बात करते हैं व्याकरण की। अब हम भाषा को किस रूप में लिख रहे हैं, वो शुद्ध रूप है या अशुद्ध है, किस तरह से है। जैसे कहीं इक की मात्रा लगनी है, ई की मात्रा लगा देते हैं, उ की मात्रा लगनी है, ऊ की मात्रा लगा दी। तो इन सबको का ज्ञान करवाने वाला, जो भाषा के नियमों का शुद्ध रूप में प्रयोग हो और इसका ज्ञान कराने वाला शास्त्र जो है वो व्याकरण कहलाता है। इसकी परिभाषा क्या होगी? भाषा के नियमों का शुद्ध रूप में प्रयोग व ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। इस तरह भाषा के 3 अंग हैं। वर्ण विचार में वर्णों का आकार, रूप, उच्चारण एवं लेखन की विधि आती है। इसमें ज्ञान होता है इन सबको लिखने का। शब्द विचार में शब्द के रूपों, भेदों, उत्पत्ति संबंधी नियमों का उल्लेख किया जाता है। और वाक्य विचार में वाक्यों के भेदों, वाक्य निर्माण, विराम चिन्ह आदि के बारे में बताया जाता है। इस तरह इसके बाद आता है बोली और उपभाषा। बोली एक सीमित क्षेत्र में बोला जाने वाला भाषा का स्थानीय रूप होता है। सीमित क्षेत्र, जैसे हम पंजाब में रहते हैं तो पंजाब के हर एक अलग अलग इलाके में अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं। कहा जाता है कि 2-3 किलोमीटर के बाद बोली बदल जाती है। इस तरह ये एक सीमित क्षेत्र होता है बोली का। जबकि जो उपभाषा है भाषा का वह रूप है जिसका क्षेत्र बहुत बोली से बड़ा होता है। जिस भाषा का वह रूप जिसका क्षेत्र बोली से बड़ा होता है उसे उपभाषा कहते हैं। उपभाषाएं और बोलियां भारत में हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां मानी जाती हैं। जैसे पूर्वी हिंदी है, इसकी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी उपभाषा है। जो पूर्वी हिंदी इसके अंतर्गत आती हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और दूसरी उपभाषा है पश्चिमी हिंदी, इसके अंतर आती हैं खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। आगे आती है राजस्थानी हिंदी, ये हमारी तीसरी उपभाषा है। इसमें मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाड़ी, मेवाती, इसके अंतर्गत ये 4 बोलियां आती हैं। उसके बाद आती है पहाड़ी हिंदी, चौथे नंबर पर हमारी पहाड़ी हिंदी है। इसमें कुमाऊनी, गढ़वाली, ये 2 बोलियां आती हैं। हमारी आखिरी जो 5वीं उपभाषा है वो है बिहारी हिंदी। इसमें मैथिली, मगही, भोजपुरी और अंगिका जैसी बोलियां आती हैं। तो ये था आज का हमारा हिंदी का पाठ 1, भाषा, बोली और व्याकरण। यदि आपको किसी तरह का कोई भी कुछ भी समझ ना आया हो, कैसे आपको लगा, तो आप मुझे